कहानी शुरू होती है एक ऐसे रेगिस्तान से जहां रास्ता भटकने से भी ज्यादा खतरनाक किसी की नजर में आ जाना होता है। इसी बात से पूरी तरह बेखबर निक अपनी पत्नी लॉरा के साथ उसी रेगिस्तान में एक लंबी रोड ट्रिप पर निकला है। अभी उनका सफर ठीक से शुरू भी नहीं हुआ होता कि एक पल की छोटी सी चूक सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। निक बस एक सेकंड के लिए ध्यान हटाता है और तभी सामने से अचानक एक पिकअप ट्रक उसकी लेन में आ जाता है। वो घबरा कर तुरंत स्टीयरिंग घुमाता है। किस्मत अच्छी होती है कि उसकी टाइमिंग सही रहती है और बड़ी टक्कर होने से बाल बाल बच जाते हैं। पिकअप ट्रक वहीं रुक जाता है, लेकिन क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ था इसलिए निक बिना रुके अपनी कार आगे बढ़ा देता है। उसे लगता है कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाला होता है। कुछ देर बाद दोनों एक फ्यूल स्टेशन पर गाड़ी में फ्यूल भरवाने रुकते हैं। तभी निक की नजर उसी पिकअप ट्रक पर पड़ती है जिससे कुछ देर पहले उसकी लगभग टक्कर हो गई थी। माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। लंबे बालों वाला उसका ड्राइवर, जिसका नाम अर्ल है, निक की लापरवाही पर ताना मारता है। निक जानता है कि गलती उसकी भी थी, इसलिए बहस करने की बजाय तुरंत माफी मांग लेता है। वो किसी अनजान जगह पर बेवजह दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। उसकी बात सुनकर सामने वाला अर्ल भी वहीं बात खत्म कर देता है। निक और लॉरा तुरंत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मुश्किलें उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती। अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचते कि अचानक उनकी कार जवाब दे देती है। एक झटके में इंजन बंद हो जाता है, कार की सारी पावर खत्म हो जाती है और निक मजबूर होकर उसे सड़क किनारे रोक देता है। दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर खराबी आई कहां से। निक मदद के लिए फोन निकालता है, लेकिन इस सुनसान इलाके में नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं होता। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद बचती है कि कोई गुजरने वाली गाड़ी रुककर उनकी मदद कर दे। तभी दूर से एक पिकअप ट्रक उनकी तरफ आता दिखाई देता है। लॉरा राहत की सांस लेते हुए उससे मदद मांगने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रक बिना स्पीड कम किए उनके बिल्कुल पास से निकल जाता है। अगले ही पल निक पहचान लेता है कि ये वही पिकअप ट्रक है जिसे अर्ल चला रहा था और जिससे उसकी पहले कहां सुनी हुई थी। तभी वो ट्रक थोड़ी दूर जाकर अचानक यू टर्न लेकर सड़क पर रुक जाता है। ये देखकर दोनों समझ नहीं पाते कि सामने वाला आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन निक को साफ महसूस होने लगता है कि मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बीच किस्मत से एक बड़ा ट्रक वहां पहुंच जाता है। निक तुरंत उसे हाथ देकर रोकता है और मदद मांगता है। ट्रक आते ही अर्ल का पिकअप ट्रक वहां से निकल जाता है। दोनों को लगता है कि शायद अब खतरा टल गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली मुसीबत अभी उनकी तरफ बढ़ रही है। ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम रेड है, उनकी खराब कार को धक्का देकर सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर लगा देता है। फिर रेड बताता है कि करीब 5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है जहां लैंडलाइन फोन मौजूद है। वो चाहे तो वहां से टो ट्रक बुला सकता है या फिर निक और लॉरा को अपने साथ वहीं छोड़ सकता है, लेकिन निक बिना ज्यादा सोचे दूसरा विकल्प ठुकरा देता है। वजह साफ होती है कि वो अपनी कार को इस वीरान सड़क पर अकेला छोड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहता। ये कार उसने बहुत बड़ी रकम देकर खरीदी थी और उस समय इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो उसका नुकसान कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इतनी भयानक गर्मी में निक अपनी पत्नी लॉरा को सड़क किनारे अपने साथ खड़ा नहीं रखना चाहता। इसलिए वो फैसला करता है कि लॉरा ट्रक ड्राइवर रेड के साथ रेस्टोरेंट चली जाए और वहां से मदद बुलाए। खुद निक कार के पास रुककर उनका इंतजार करेगा। ट्रक के जाते ही निक सड़क किनारे अकेला रह जाता है। वक्त धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन न तो लॉरा लौटती है और न ही कोई रेस्क्यू पहुंचता है। अब निक को बेचैनी होने लगती है। आखिरकार इंतजार छोड़कर वो खुद कार की जांच करने लगता है। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई वायर पर पड़ती है। वो तुरंत उसे वापस जोड़ देता है और जैसे ही इग्निशन घुमाता है, कार एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। यानी कार में कोई बड़ी खराबी थी ही नहीं। ये देखते ही निक बिना एक सेकंड गंवाए सीधे रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। उसे पूरा यकीन होता है कि लॉरा वहीं उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे रेस्टोरेंट में लॉरा कहीं दिखाई नहीं देती। निक घबराकर मालिक से पूछता है, लेकिन वो साफ कह देता है कि इस दौरान यहाँ कोई ट्रक आया ही नहीं। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग भी यही बताते हैं कि उन्होंने लॉरा जैसी किसी महिला को नहीं देखा। अब निक को पहली बार एहसास होता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। रेस्टोरेंट का मालिक उसे बताता है कि यहाँ से अगला छोटा टाउन करीब 20 किलोमीटर दूर है। निक तुरंत कार घुमाता है और उसी रास्ते पर लॉरा को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जिसमें लॉरा गई थी। रेड को नजरअंदाज करता रहता है। तभी सामने से एक और ट्रक तेज रफ्तार में आता दिखाई देता है। सड़क पर एक पल के लिए बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है। खुद को बचाने के लिए निक तुरंत अपनी कार सड़क के किनारे मोड़ देता है और बड़ी मुश्किल से टक्कर होने से बचता है। अब उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो ट्रक को ओवरटेक करके उसके सामने कार लगा देता है और उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। ट्रक रुकते ही निक सबसे पहला सवाल पूछता है, लॉरा कहाँ है? लेकिन रेड ऐसा जवाब देता है जिसकी निक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो कहता है कि उसने किसी भी महिला को अपने ट्रक में बैठाया ही नहीं। उसकी बात सुनकर निक पूरी तरह सन्न रह जाता है। अब निक को यकीन होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत ट्रक का दरवाजा खोलकर
छोड़कर अंदर देखना चाहता है, लेकिन कैबिन अंदर से लॉक्ड होती है। उसकी पत्नी अचानक गायब हो चुकी है और सामने खड़ा आदमी बार बार यही कह रहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसी दौरान किस्मत से एक पुलिस पेट्रोल वहां पहुंच जाती है। निक फौरन पुलिस से मदद मांगता है और पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता देता है। पुलिस ऑफिसर ट्रक ड्राइवर रेड को कैबिन और पीछे का हिस्सा खोलने के लिए कहता है। पूरे ट्रक की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है, लेकिन अंदर लॉरा का कोई निशान तक नहीं मिलता। रेड समझाता है कि इस हाईवे पर ऐसे बहुत से ट्रक्स चलते हैं, इसलिए शायद निक ने किसी दूसरे ट्रक को उसका ट्रक समझ लिया है। निक के पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। ट्रक में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिस पर पुलिस शक कर सके। मजबूर होकर ऑफिसर निक से कहता है कि वो अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाए। इसके लिए उसे आगे वाले टाउन के पुलिस स्टेशन जाना होगा। निक बेबस होकर उसी ट्रक को अपनी आंखों के सामने वहां से जाते हुए देखता रह जाता है। उसकी पत्नी अब भी लापता होती है और उसके पास पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन जब निक पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता था कि बस उसकी पत्नी ही गायब हुई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी होती है। फिर कभी वापस नहीं मिला। ये देखकर निक समझ जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर उससे कहता है कि वो टाउन में ही रुककर पुलिस की खबर का इंतजार करे, लेकिन निक को जल्द ही पता चलता है कि इस प्यूरो छोटे से टाउन में सिर्फ 2 ही पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक हमेशा पेट्रोल पर रहता है और दूसरा स्टेशन संभालता है। ऑफिसर साफ कहता है कि जब तक किडनैपिंग का पक्का सबूत या फिर किडनैपर्स की तरफ से कोई कॉल नहीं आता, तब तक FBI भी इस मामले में दखल नहीं देगी। ये सुनते ही निक को एहसास हो जाता है कि अगर वो सिर्फ पुलिस के भरोसे बैठा रहा तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉरा की जान हर गुजरते मिनट के साथ और बड़े खतरे में पड़ती जा रही होती है। इसी उम्मीद में निक वापस उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है, लेकिन मालिक अब भी वही जवाब देता है कि उसने लॉरा जैसी किसी महिला को वहां आते हुए नहीं देखा। तभी जब निक अपने एक दोस्त को फोन करके मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है, पास बैठा टोपी पहने एक रहस्यमयी आदमी जिसका नाम अल है धीरे से कहता है कि उसने लॉरा को देखा था। उसकी बात सुनते ही निक तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। अल बताता है कि उसने लॉरा को पहले एक ट्रक से उतरते और फिर दूसरी ट्रक में चढ़ते देखा था, बल्कि उसका अपहरण किया गया था। निक बिना वक्त गंवाए उससे पूछता है कि वो लोग किस तरफ गए थे। टोपी वाला आदमी अल उसे एक जगह का अंदाजा बता देता है। निक चाहता है कि यही आदमी उसके साथ चलकर पुलिस के सामने गवाही दे, लेकिन वो साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वो अपनी जान खतरे में डालने जितना बेवकूफ नहीं है। इसके बाद वो निक को एक ऐसा चौंकाने वाला राज बताता है जिसे सुनकर निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आने लगता है कि ये मामला सिर्फ एक किडनैपिंग का नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा हो सकता है। अब निक किसी का इंतजार नहीं करता। वो तुरंत कार लेकर उसी दिशा में निकल पड़ता है जहां जाने का इशारा ऑल ने किया था। रास्ते में वो अपने दोस्त को फोन करके FBI में मौजूद उसके जानने वाले से संपर्क करना चाहता है, लेकिन जैसे ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फोन का नेटवर्क फिर से गायब हो जाता है। अब निक पूरी तरह अकेला है। उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त उसे सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसकी राह फिर रुक जाती है। सामने रोड कंस्ट्रक्शन चल रही होती, लेकिन तभी अचानक अर्ल का वही पिकअप ट्रक उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। निक कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्ल ट्रक से उतरता है और हाथ में बंदूक लेकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब जान बचाने के अलावा निक के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो तुरंत कार रिवर्स करता है और पूरी ताकत से पीछे हटते हुए सड़क का गार्ड रेल तोड़ देता है। फिर किसी तरह आगे निकलकर भागने की कोशिश करता है। पीछे से पिकअप ट्रक भी पूरी रफ्तार में उसका पीछा करने लगता है। कुछ ही देर बाद निक देखता है कि आगे कई कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स सड़क को पूरी तरह बंद किए खड़े हैं। अब बचने का सिर्फ एक रास्ता बचता है। वो कार मोड़कर नदी के किनारे पहुंच जाता है। नीचे उफनती हुई तेज नदी बह रही होती है और पीछे से पिकअप ट्रक भी उसके बिल्कुल करीब आ चुका होता है। निक पूरी तरह फंस चुका है। आगे मौत जैसा गहरा पानी और पीछे हथियार बंद लोग। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी कार सीधे खड़ी ढलान से नीचे उतार देता है, लेकिन कार उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पलटते हुए सीधा नदी में जा गिरती है। ऊपर खड़ा अर्ल भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निक बचने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा लेगा। अगले ही पल वो तुरंत अपने रेडियो पर बाकी साथियों को खबर देता है और निक को पकड़ने के लिए सबको वहां
बुला लेता है। नदी में गिरने के बाद निक की कार तेज बहाव के साथ बहने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर बड़े पत्थरों में फंस जाती और इस बार पैसेंजर साइड से सीधे पानी में छलांग लगा देता है। किस्मत से निक को तैरना अच्छी तरह आता है। वो खुद को बहते पानी के हवाले कर देता है और तेज धारा उसे काफी दूर नीचे तक ले जाती है। इसी तरह वो किसी तरह उन लोगों की नजरों से बच निकलता है। किनारे पर पहुंचने के बाद निक चुपचाप झाड़ियों में छिपकर हालात देखने लगता है। वहां से वो देखता है कि वो लोग उसकी महंगी कार को बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निक को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस बार शिकारी कोई और है। अचानक पीछे से टोपी वाला वही आदमी अल उस पर हमला कर देता है। जोरदार वार लगते ही निक की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब निक को समझ आता है कि टोपी वाला आदमी अल कभी उसकी मदद करना ही नहीं चाहता था। वो शुरू से इन्हीं लोगों का साथी था और उसने उसे जाल में फंसाया था। अब किडनैपर्स उसके सामने अपनी असली मांग रखते हैं। उनका कहना होता है कि लॉरा ने उन्हें बताया है कि निक के अकाउंट में बहुत बड़ी रकम जमा है और अगर उसे अपनी पत्नी को जिंदा देखना है तो वो सारी रकम निकालकर उन्हें देनी होगी। ये सुनकर निक खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके और लॉरा के पास इतनी बड़ी सेविंग्स कभी थी ही नहीं। अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि लॉरा ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला होगा ताकि किडनैपर्स को कुछ समय तक उलझाकर रखा जा सके। अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए निक भी वही झूठ आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि उसके अकाउंट में सचमुच पैसे हैं, लेकिन सामने वाले इतने भी भोले नहीं होते। वो तुरंत उससे अकाउंट की डिटेल्स और रकम कंफर्म करने लगते हैं। अब निक का दिमाग बिजली की तरह दौड़ने लगता है। उसे ऐसा कौन सा नंबर बताना चाहिए जो उसे भी याद हो और लॉरा को भी। कुछ पल तक वो चुप रहता है। उसकी खामोशी देखकर लंबे बालों वाले अर्ल को शक होने लगता है कि शायद दोनों ने मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाया है। वो गुस्से में निक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी निक जल्दी से बोल देता है $90,000। ये रकम सुनते ही किडनैपर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यही वही अमाउंट था जो लॉरा ने भी बताया था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि निक सच बोल रहा है, लेकिन सवाल ये था कि निक ने यही रकम आखिर कैसे बताई। असल में सफर के दौरान लॉरा ने एक कन्वीनियंस स्टोर से कुछ स्नैक्स खरीदे थे। उनमें से एक पैकेट पर $90,000 का प्रमोशनल प्राइस छपा हुआ था। लॉरा ने मजाक मजाक में वही बात निक को भी बताई थी। वहीं से उसे ये नंबर याद आ गया और उसने उसी झूठ को सच की तरह इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसके साथ ही निक को एक और डरावनी सच्चाई भी पता चलती है। जिस ट्रक ड्राइवर रेड पर उसने शुरुआत में भरोसा किया था, वही इस पूरे गैंग का बॉस निकलता है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। जब से निक अपनी महंगी कार लेकर इस इलाके में दाखिल हुआ था, तभी से ये लोग उस पर नजर रखे हुए थे। यहाँ तक कि उसकी कार का अचानक खराब होना भी कोई हादसा नहीं था। जब निक फ्यूल स्टेशन पर कन्वीनियंस स्टोर के अंदर गया था, तभी इन्हीं लोगों ने उसकी कार के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि उसे सुनसान सड़क पर रोका जा सके। अब उनकी पूरी योजना साफ हो चुकी थी। वो निक को इस छोटे से टाउन की इकलौती बैंक में ले जाकर उसके अकाउंट से पूरे $90,000 निकलवाना चाहते थे। गैंग का बॉस रेड निक से साफ कहता है कि अगर वो अपनी पत्नी लॉरा को जिंदा वापस चाहता है तो उसे बैंक जाकर पूरे $90,000 निकालने होंगे। पैसे मिलते ही लॉरा को छोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले ही चाल चल दी होती है। जिस पुलिस ऑफिसर ने पहले निक की मदद की थी, उसे झूठी इमरजेंसी कॉल देकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है ताकि बीच में कोई दखल न दे। किडनैपर्स निक को सिर्फ 1 घंटा देते हैं, साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि पूरे समय उनके आदमी उस पर नजर रखेंगे। अगर उसने कोई चालाकी की तो उसकी कीमत लॉरा को चुकानी पड़ेगी। मजबूर होकर निक बैंक की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन इस वक्त उसकी सबसे बड़ी परेशानी किडनैपर्स नहीं बल्कि उसका अपना बैंक अकाउंट होता है। उसके अकाउंट में $90,000 तो दूर, सिर्फ कुछ $1,000 ही पड़े होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स भी पूरी तरह इस्तेमाल कर लें तब भी $10,000 तक नहीं पहुंच सकता। बैंक के अंदर जाते ही निक सोचता है कि किसी तरह वहां के स्टाफ को इशारे में अपनी हालत बता दे, लेकिन तभी उसे किडनैपर्स का एक और आदमी आसपास दिखाई देता है जो लगातार उसी पर नजर रखे होता है। अब निक कोई भी जोखिम नहीं ले सकता। थोड़ी देर बाद वो हाथ में पैसों की एक गड्डी लेकर बैंक से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उसके फोन पर किडनैपर्स का कॉल आता है। उसे पास के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। कुछ ही देर में अर्ल का वही पहचान वाला पिकअप ट्रक उसके सामने आकर रुक जाता है। लंबे बालों वाला अर्ल उससे पैसे ले लेता है और जल्दी से गिनने की बजाय सिर्फ ऊपर से देखकर संतुष्ट हो जाता है। रकम उसे पूरी लगती है। इसके बाद वो निक के हाथ फिर से बांध देता है और उसे पिकअप ट्रक में बैठा लेता है। लेकिन इस बार निक भी खाली हाथ नहीं आया था। बैंक में पैसे लेते वक्त उसने चुपके से एक छोटा सा चाकू भी उठा लिया था। उधर अर्ल खुशी में पैसों की गड्डी निकालकर देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर तक नोट पलटता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऊपर सिर्फ कुछ बड़े नोट होते हैं, बाकी पूरी गड्डी छोटे नोटों से भरी होती है। यानी निक ने उसे बेवकूफ बना दिया था। गुस्से से उसका पारा चढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, निक अपने मोजे से छिपा हुआ चाकू निकाल लेता
लेता है और बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देता है। अर्ल तुरंत उसे धक्का देकर अलग करता है और बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे मौका ही नहीं देता। वो दोनों हाथों से बंदूक पकड़ लेता है और दोनों के बीच जानलेवा हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी धक्का मुक्की में पिकअप ट्रक सड़क पर बेकाबू होने लगता है। एक पल ऐसा आता है जब अर्ल का ध्यान बंट जाता है। बस उसी मौके का फायदा उठाकर निक उसकी बंदूक छीन लेता है। अब हालात पूरी तरह पलट चुके होते हैं। बंदूक निक के हाथ में होती है और उसी के दम पर वो किडनैपर को काबू में कर लेता है। ट्रक रुकते ही निक सबसे पहले उसके हाथ कसकर बांध देता है, फिर उसकी गर्दन भी सीट के हेडरेस्ट से बांध देता है ताकि वो भाग न सके। अब पहली बार निक के हाथ में एडवांटेज होती है। वो बंदूक तानकर उससे लॉरा का ठिकाना पूछता है, लेकिन अर्ल फिर भी कुछ नहीं बोलता। इस बार निक अपना धैर्य खो देता है। वो उसे बुरी तरह पीटता है और अचानक ट्रक में जोर का ब्रेक लगा देता है। गर्दन बंधी होने की वजह से किडनैपर अर्ल दर्द से तड़प उठता है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर निक ने दोबारा ऐसा किया तो उसकी गर्दन सच में टूट सकती है। अब तक शांत रहने वाला निक पूरी तरह बदल चुका होता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आखिरकार दर्द सहन न कर पाने पर अर्ल सच उगल देता है। वो बताता है कि लॉरा को दूसरी ट्रक में छिपा कर रखा गया है, लेकिन निक अभी ये जानकारी समझ ही रहा होता है कि तभी एक पेट्रोल पुलिस कार वहाँ से गुजरती है। ऑफिसर दोनों की सस्पिशियस एक्टिविटीज देखकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और तुरंत रेडियो पर बैकअप भी बुला लेता है। अब निक एक नई मुसीबत में फंस चुका होता है। एक तरफ किडनैपर्स हैं और दूसरी तरफ पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी है। मजबूर होकर उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब निक को लगता है कि यही सही मौका है पुलिस की मदद लेने का। वो तुरंत अपनी कार रोककर ऑफिसर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल ऑफिसर की नजर निक के हाथ में पकड़ी बंदूक पर पड़ती है, वो पूरी तरह सतर्क हो जाता है। निक तुरंत बंदूक जमीन पर फेंक देता है और जल्दी जल्दी समझाने लगता है कि उसकी पत्नी का किडनैपर उसी ट्रक के अंदर बंधा हुआ है, लेकिन ऑफिसर को पूरी सच्चाई नहीं पता होती। अपनी सुरक्षा के लिए वो सबसे पहले निक को जमीन पर लेटने का आदेश देता है और उधर ट्रक के अंदर बंधा अर्ल चुपचाप खुद को आजाद कर लेता है। इतना ही नहीं, उसके पास एक दूसरी छिपी हुई बंदूक भी होती है। ऑफिसर कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्ल अचानक गोली चला देता है। ऑफिसर सड़क पर गिर पड़ता है। ये देखकर निक तुरंत वहां से भागता है। वो सड़क किनारे उस जगह पहुंचता है जहां उसने थोड़ी देर पहले अपनी बंदूक फेंकी थी। उसे उम्मीद होती है कि शायद वो अभी भी वहीं मिल जाए, लेकिन इससे पहले कि निक बंदूक उठा पाता, अर्ल फिर से उस पर निशाना साध लेता है। उसे लगता है कि अब खेल पूरी तरह उसके हाथ में है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, अचानक एक और गोली की आवाज गूंजती है। इस बार जमीन पर गिरने की बारी अर्ल की होती है। असल में घायल ऑफिसर अभी जिंदा था। आखिरी ताकत जुटाकर उसने जवाबी फायर किया और किडनैपर अर्ल को ढेर कर दिया। निक तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है ताकि ऑफिसर की जान बचाई जा सके। इसके बाद वो उसी बंदूक को उठाता है और सीधे किडनैपर्स के बाकी साथियों को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद हाईवे के एक सर्विस एरिया में उसे गैंग का बॉस रेड दिखाई देता है। उधर रेड भी पुलिस ऑफिसर पर हुए हमले की खबर सुन चुका होता है। ऊपर से अर्ल से भी उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा होता। उसे तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कहीं न कहीं पूरा प्लान बिगड़ चुका है, इसलिए वो बिना देर किए वहां से निकलने का फैसला करता है। निक भी समझदारी दिखाता है। वो सीधे हमला करने की बजाय चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला करता है। जान जोखिम में डालकर वो रेड के ट्रक के नीचे लटक जाता है और उसी तरह उसके साथ सफर शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में निक की ताकत जवाब देने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो नीचे ही लटका रहा तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे ट्रक के किसी सुरक्षित हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके हाथ से बंदूक फिसलकर नीचे सड़क पर गिर जाती है। अब उसके पास कोई हथियार नहीं बचता। फिर भी किसी तरह वो ट्रक के नीचे से सरकते हुए ट्रेलर के जोड़ वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो पहली बार राहत की सांस लेता है। गैंग का बॉस रेड लगातार पूरी रात ट्रक चलाता रहता है। अगली सुबह होने से ठीक पहले वो अपने घर पहुंचता है। हैरानी की बात ये होती है कि उसकी पत्नी और बच्चे बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि घर का मुखिया बाहर लोगों का किडनैप और मर्डर करके पैसे लूटता है। कुछ देर बाद वो ट्रक को घर के पास बने एक वेयर हाउस की तरफ ले जाता है। ट्रक रुकते ही निक चुपचाप ऊपर चढ़ जाता है और बिना किसी की नजर में आए वेयर हाउस की छत पर पहुंच जाता है। वहां से उसे एक एटिक की छोटी खिड़की दिखाई देती है। निक उसी रास्ते अंदर घुस जाता है और ऊपर छिपकर नीचे का पूरा नजारा देखने लगता है। थोड़ी ही देर में एक और ट्रक भी वहां पहुंच जाती है। लंबे बालों वाला अर्ल अब मर चुका होता है, इसलिए गैंग के बाकी 3 सदस्य वहीं इकट्ठा होते हैं, जिनमें सफेद बालों वाला बिली और टोपी वाला ऑल भी शामिल है। उनकी बातें सुनकर निक
के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि ये लोग पहली बार किसी को किडनैप नहीं कर रहे। इससे पहले भी उन्होंने एक दूसरे पति पत्नी को इसी तरह फंसाकर मार डाला था और उनके सारे पैसे लूट लिए थे। तभी निक की नजर उस ट्रक के अंदर जाती है। वहाँ एक बड़ा सा पैकेट रखा होता है और उसी के अंदर बंधी हुई लॉरा होती है। निक की जान में जान आ जाती है। कम से कम लॉरा अभी जिंदा होती है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि किडनैपर्स अब लॉरा को वेयरहाउस के अंदर बने एक छिपे हुए तहखाने में बंद करने वाले हैं। लॉरा पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर छिपे निक पर पड़ जाती है। पति को जिंदा देखकर उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण लौट आती है। जैसे ही किडनैपर्स लॉरा को उठाकर वेयरहाउस के नीचे बने छिपे हुए तहखाने में बंद करते हैं, वो बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं और निश्चिंत होकर नाश्ता करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। यही मौका देखकर निक तुरंत ऊपर से नीचे उतरता है। वो जल्दी जल्दी कुछ औजार ढूंढता है और दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी ताला नहीं खुलता। अब निक वेयरहाउस में खड़ी ट्रक्स की तरफ जाता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। वो रेडियो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना ट्रक स्टार्ट किए वो काम ही नहीं करता। फिर वो चाबी ढूंढता है, मगर उसे कहीं भी कीज नहीं मिलती। हाँ, तलाश के दौरान उसे एक बंदूक जरूर मिल जाती है, लेकिन निक जानता है कि गोली मारकर ताला तोड़ना बेवकूफी होगी। इससे ताला टूटे या न टूटे, गोली की आवाज सुनकर किडनैपर्स जरूर वापस आ जाएंगे। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, किसी तरह ताले की चाबी हासिल करना। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सीधे उन खतरनाक लोगों के घर में घुसना पड़ेगा। अपनी जान की परवाह किए बिना निक चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से किडनैपर्स के घर में दाखिल हो जाता है। अंदर गैंग का छोटा बच्चा आराम से वीडियो गेम खेल रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई घर के अंदर घुस चुका है, लेकिन निक का निशाना बच्चा नहीं होता। उसे बगल वाले कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और बंदूक ताने अचानक अंदर घुस जाता है। उसे देखकर गैंग के बॉस रेड की पत्नी एकदम सन्न रह जाती है। कुछ ही सेकंड में बाकी लोग भी। निक बिना समय गंवाए रेड की पत्नी के सामने उसके पति का पूरा सच खोल देता है। वो बता देता है कि उसका पति लोगों का किडनैप करता है, उन्हें मारता है और उनके पैसे लूटता है। इसके बाद वो बंदूक तानकर ताले की चाबी मांगता है, लेकिन रेड तुरंत अपने बेटे को निक पर गोली चलाने का आदेश देता है। निक घबराने की बजाय बच्चे को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बंदूक नीचे रख दो, फिर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चा कुछ पल के लिए हिचकिचाता है। उसी दौरान उसकी माँ के मुंह से निकली एक बात सुनकर निक को खतरे का एहसास हो जाता है। वो बिजली की तेजी से बच्चे की बंदूक का निशाना ऊपर की तरफ धकेल देता है। गोली चलती है, लेकिन निक की जगह सीधे सफेद बालों वाले आदमी बिली को जाकर लगती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर टोपी वाला आदमी अल वहां से भाग निकलता है। निक तुरंत रेड को काबू में करता है और बच्चे के हाथ से बंदूक भी छीन लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि भागा हुआ अल कभी भी वापस हमला कर सकता है, इसलिए वो देर नहीं करता। वो रेड, उसकी पत्नी और बच्चे को अपने साथ वेयरहाउस ले जाता है। वहां पहुंचकर वो रेड की पत्नी से तहखाने का ताला खुलवाता है। आखिरकार लॉरा बाहर आती है और लंबे समय बाद निक और लॉरा फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनके पास भावुक होने का समय नहीं होता। निक तुरंत पूरे परिवार को उसी तहखाने में बंद कर देता है ताकि वो लोग दोबारा कोई चाल न चल सके। फिर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं होता। टोपी वाला किडनैपर और अब भी बाहर कहीं छिपा हुआ है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऊपर से वेयरहाउस में खड़ी किसी भी गाड़ी की चाबी मौजूद नहीं होती, यानी वहां से तुरंत निकलना भी नामुमकिन था। इसी बीच सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगती है। तभी निक और लॉरा की नजर वेयरहाउस से कुछ दूर खड़ी एक दूसरी कार पर पड़ती है। दोनों फैसला करते हैं कि अगर किसी तरह उस कार तक पहुंच गए तो शायद इस खौफनाक जगह से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। उधर भाग निकला अल बंदूक लेकर निक और लॉरा का पीछा करते हुए उनकी लोकेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सीधे उन पर हमला नहीं करता। सबसे पहले वो अपने बाकी साथियों को छुड़ाने का फैसला करता है। इधर निक उस कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। उस कार में भी चाबी नहीं होती। अब दोनों की आखिरी उम्मीद पास रखा एक कंटेनर होता है। निक और लॉरा जल्दी जल्दी उसके अंदर सामान उलटने पलटने लगते हैं। काफी तलाश के बाद आखिरकार उन्हें कार की कीज मिल जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों राहत की सांस लेते हैं तभी बाहर से तेज रफ्तार इंजन की आवाज सुनाई देती है। पर ट्रक घुमाकर दूसरी बार पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ाता है। अब एक सेकंड की भी देरी मौत बन सकती थी। निक और लॉरा दौड़कर कार में बैठते हैं। जैसे ही ट्रक उन तक पहुंचने वाला होता है, निक किसी तरह कार स्टार्ट कर देता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। फिलहाल दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन निक जानता है कि ये लोग उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो पूरी स्पीड से हाईवे की तरफ भागता है। दोनों अभी सांस भी नहीं ले पाए होते कि पीछे से अल लाल रंग की कार लेकर उनका पीछा शुरू कर देता है। इस बार उसके हाथ में शॉटगन होती है। वो लगातार उनकी कार पर गोलियां चलाने लगता है। निक
समझ जाता है कि दूर रहना और खतरनाक होगा, इसलिए वो अपनी कार को उसके बिल्कुल पास ले जाता है ताकि शॉटगन ठीक से इस्तेमाल न हो सके। लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ जाती है। सफेद बालों वाला दूसरा किडनैपर बिली भी अपनी कार लेकर पीछा करते हुए पहुंच जाता है। अब निक और लॉरा तीन तरफ से घिर चुके होते हैं। मजबूर होकर निक भी बंदूक निकालता है और जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ किडनैपर्स भी लगातार गोलियां बरसा रहे होते हैं। चारों तरफ से हमले होते देखकर निक अचानक जोर से ब्रेक मारता है और किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल पीछे से आ रहा ट्रक उसकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। अब उनके बच निकलने का रास्ता मारता है। तेज झटके की वजह से ट्रेलर का कंटेनर ट्रक से अलग हो जाता है और आड़ा होकर पूरी सड़क रोक देता है। पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा बिली संभल ही नहीं पाता। उसकी कार सीधे उसी कंटेनर से टकराती है और कई बार पलटते हुए पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अब सिर्फ गैंग का बॉस रेड ही बचता है। ट्रेलर अलग हो जाने के बाद उसका ट्रक पहले से हल्का हो चुका होता है। वो पूरी स्पीड से निक की कार का पीछा करता है। निक भी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उसके पास बचाव का कोई हथियार नहीं बचता। इसी बीच दोनों गाड़ियां एक लंबे पुल पर पहुंच जाती हैं, लेकिन लगातार भागते भागते निक की कार भी जवाब देने लगती है। इंजन की ताकत कम होने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि सबसे खतरनाक टक्कर अब भी बाकी है। लेकिन गैंग का बॉस रेड अब आखिरी वार करने के इरादे से पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने ट्रक से निक की कार को इतनी जोर से धक्का मारता है कि कार लगभग 90 डिग्री घूम जाती है। अब ट्रक लगातार कार को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। निक और लॉरा के मुंह से डर के मारे चीख निकल जाती है। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि किडनैपर उन्हें सीधे पुल से नीचे गिराकर हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। फिलहाल पुल की रेलिंग किसी तरह ट्रक को रोक रही होती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर की नहीं थी। रेड पीछे हटता है और फिर दोबारा पूरी रफ्तार से टक्कर मारता है। हर नई टक्कर के साथ कार और रेलिंग के बीच दबती चली जाती है। इसी दबाव में लॉरा का पैर कार के अंदर बुरी तरह फंस जाता है। निक समझ जाता है कि अगर वो कुछ नहीं करता तो कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत तय है। वो तुरंत कार से बाहर निकलता है और जान की बाजी लगाकर सीधे ट्रक की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर रेड को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि निक उसकी तरफ आ चुका है। निक सीधे ड्राइवर कैबिन में घुस जाता है और स्टीयरिंग पकड़कर उससे छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी हाथापाई में ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है। ट्रक का रुख बदलते ही वो निक की कार के ऊपर से चढ़ता हुआ सीधे पुल के किनारे से नीचे लुढ़कने लगता है। अब निक और रेड दोनों को एहसास होता है कि इस बार मौत दोनों के सामने खड़ी है। किस्मत से गिरते वक्त ट्रक पुल की एक मजबूत लोहे की रेलिंग में अटक जाता है। झटके की वजह से निक कैबिन से बाहर उछलकर हवा में लटक जाता है। वहीं सीट बेल्ट लगाए होने की वजह से रेड खुद को संभाल लेता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और उसी से निक पर लगातार वार करने लगता है। लेकिन जल्दबाजी में वो एक बड़ी गलती कर बैठा है। चेन का एक सिरा उसके अपने हाथ में उलझ जाता है। बस यही मौका निक को चाहिए था। सीधे नीचे बहते पानी के किनारे पड़े बड़े पत्थरों पर गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। निक बिना समय गंवाए फिर ऊपर चढ़ता है और सबसे पहले लॉरा को कार से बाहर निकालता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ट्रक और कार किसी भी पल नीचे गिर सकते हैं। आखिरकार दोनों को लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका है और ये डरावना सफर अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी नीचे से हलचल होती है। बॉस रेड अभी भी जिंदा होता है। इतना सब होने के बाद भी वो मौत से बच गया था। इस बार लॉरा खुद फैसला करती है कि अब इस कहानी का अंत हमेशा के लिए करना होगा। वो बिना एक पल गंवाए ट्रक को गियर में डाल देती है। अगले ही पल ट्रक रेलिंग से छूटकर सीधे नीचे जा गिरता है। गिरता हुआ भारी ट्रक नीचे पड़े उसी रेड के ऊपर आकर गिरता है। इस बार उसके बचने का कोई मौका नहीं होता। यहीं उसके खूनी खेल का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इसी के साथ निक और लॉरा उस खौफनाक सफर से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिरकार दोनों एक साथ सुरक्षित बच जाते हैं।